इधर नोएडा में छात्रों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। बस की छत पर बैठकर छात्र वहां पर सफर कर रहे हैं और शहर के अंदर बस की छत पर बैठकर वो जानलेवा सफर कर रहे हैं। यातायात और परिवहन विभाग यहां पर नींद में सोया हुआ है। नोएडा यातायात और परिवहन विभाग पर इस बात के बाद गंभीर सवाल खड़े हुए। देखिए आप, और काफी संख्या में यहां पर शहर के भीतर बड़ी संख्या में ये छात्र शहर के भीतर जब ये बस चली तो उसकी छत पर सवार थे। नोएडा में क्यों कन्नौज में भी नियमों को ताक पर रखकर स्कूली बच्चों को लोडर में भरकर ले जाया जा रहा है। स्कूल प्रशासन इन बच्चों को प्राथमिक स्कूलों की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए डाइट परिसर ले जा रहा है, लेकिन छात्रों को ले जाने के लिए बस के बजाय लोडर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आपको यह भी बताया कि कानपुर ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे के बाद सीएम योगी ने सख्त आदेश दिया था कि ज्यादा संख्या में कहीं भी जाने के लिए ट्रक ट्रॉली और लोडर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन यहां सीएम के आदेशों की धज्जियां उड़ी। मासूमों को लोडर में भूसे की तरह लाद कर ले जाया जा रहा है। और उससे भी बड़ी बात यह कि प्रशासन की निगाह इस पर पड़ी ही नहीं, परिवहन विभाग सोया हुआ है। तस्वीरें देख लीजिए आप, कैसे लोडर में भरकर स्कूली बच्चे ले जाए जा रहे हैं और खचाखच भरे हैं। कन्नौज की तस्वीरें, और अब दोनों तस्वीरें आप देख लीजिए, नोएडा और कन्नौज की, और दोनों ही तस्वीरों में परिवहन विभाग की सुस्ती, उसका नींद में सोना ही दिखाई दे रहा है। जो कुछ दिख रहा है उसके पीछे परिवहन विभाग की गहरी नींद है नोएडा और कन्नौज में। आगे बढ़ते हैं अब, लखीमपुर खीरी में सीएमओ पर बदसलूकी का आरोप लगा है। सीएमओ पर गाली गलौज करने का आरोप लगा है। पत्रकारों के सवाल पूछने पर सीएमओ भड़क गए। रिकॉर्डिंग के दौरान मोबाइल फोन पर उन्होंने हाथ मारा और शराब के नशे में धुत होकर अस्पताल आने का आरोप है सीएमओ के ऊपर। पत्रकारों के सवाल पूछने पर भड़क गए सीएमओ साहब। रिकॉर्डिंग के दौरान मोबाइल फोन पर हाथ भी मार दिया। देखिए क्या कहते हैं। हमारी बात नहीं मानोगे। क्या पूछ रहे हो? ये माँ की गाली है। ये सर माँ बहन की गाली। क्या पूछ रहे हो? माँ बहन की गालियाँ देंगे आप? नहीं, माँ बहन की गालियाँ देंगे आप? नहीं हम शराब के नशे में हो तो पढ़ते मोबाइल से ऊपर से मोबाइल देख रहे हो? अरे माँ बहन की गाली हैं? क्या हो गया सीएम साहब? मैंने कोई गाली नहीं। क्या हुआ? बहुत सही सीएमओ साहब, इसीलिए जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत लचर है। सर क्या लगता है क्या हुआ था अभी यहाँ पे? क्या हो गया सर? क्या हो गया सर? कोई बातचीत हुई आपसे? पत्रकार का फोन छीन, पत्रकार के फोन में हाथ मार दिया। यहाँ पे लोग चंदा मांगने आते हैं, चंदा नहीं देते, इसलिए सब होता है। हाँ सही बात है। सर काहे के लिए? शराब के लिए क्या? नहीं, काहे के लिए सर? विज्ञापन और फालतू बातों के लिए। अच्छा सर, इधर आओ किनारे। नौकरी कर रहे हो तुम? फोन में हाथ मारेंगे, फोन फेंक देंगे हैं? फोन में हाथ मार देंगे। स्वीपर हो तुम? ड्राइवर हूँ साहब का। ड्राइवर कौन सी? फोन में हाथ मार देंगे। हमारी बात नहीं मानोगे। क्या पूछ रहे हो? ये माँ की गाली। तो लखीमपुर खीरी के सीएमओ साहब को आपने देखा, और देखा आपने उनकी भाषा आपने देखी। शराब पी रखी थी उन्होंने। इधर जालौन में कार सवारों का पेट्रोल पंप कर्मियों से विवाद हो गया। आरोप है कि कार में बैठे लोग नशे में थे और उन्होंने पेट्रोल पंप कर्मियों से पैसे छीनने का प्रयास किया। इसके बाद यह विवाद और बढ़ गया। मारपीट का यह पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पेट्रोल पंप मालिक ने पुलिस में इस मामले में केस दर्ज करवाया है। कार सवार लोगों पर मारपीट का आरोप है। जालौन में पेट्रोल पंप पर मारपीट का आरोप है और कार पर सवार लोगों ने यह मारपीट की, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। नशे में धुत थे जिन्होंने मारपीट की, यह बात भी सामने आ रही है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन में। मैं आपके साथ राजेंद्र देव, और शुरुआत करेंगे नोएडा से आ रही एक बड़ी अपडेट के साथ। हॉस्टल संचालक महिला के साथ मारपीट की खबर आ रही है। वहां से 3 से 4 युवकों ने इस महिला के साथ मारपीट की है जो कि हॉस्टल चलाती है, और यह सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। नोएडा के थाना 49 इलाके का यह सारा मामला है। बड़ी अपडेट
और इसका सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखाएंगे। ये रहा। हॉस्टल चलाती है महिला। ये देखिए 3 से 4 युवकों ने कैसे महिला के साथ, अकेली महिला के साथ मारपीट की है। नोएडा के सेक्टर 49 में इसकी तस्वीरें आप देख लीजिए। ये सारी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बहुत साफ दिख रहा है कि इस महिला पर ये 3 से 4 युवक आकर हमला करते हैं और ये कल शाम के 6:30 बजे की घटना है। ये गलत है और ये बहुत शर्मनाक है। एक महिला के साथ 3-4 युवक भिड़ जाते हैं, मारपीट करते हैं। महिला अकेली है वहां पर, हॉस्टल चलाती है। ये थाना 49 इलाके का मामला है और ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद। 3 से 4 युवक मारपीट कर रहे हैं इस महिला के साथ। ये देखिए आप कैसे आते हैं और मारपीट करते हैं। इनमें से एक युवक कुछ ज्यादा ही हिंसक दिखाई देता है, जो पहले आकर वार करता है महिला पर। 3 से 4 युवकों ने मारपीट की है। ये जो महिला जिसको आपने अभी देखा इस सीसीटीवी फुटेज में, जिस पर हमला किया गया, जिस पर वार किया गया, यह हॉस्टल चलाती है, हॉस्टल संचालिका है। यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई और वही ओरिजिनल फुटेज इस वक्त आप देख रहे हैं। यह नोएडा के थाना 49 इलाके का मामला है। गलत, आपराधिक और बहुत शर्मनाक। नोएडा सेक्टर 49 का वीडियो आपने देखा। अगली बड़ी खबर बागपत से है। वहां पर शराब के ठेके पर ओवर रेट वसूलने के आरोप में जमकर मारपीट हुई है। यहां पर ठेके के कर्मचारियों ने 2 युवकों पर हमला बोल दिया और जमकर उनके साथ मारपीट की। घटना कोतवाली थाना इलाके के राष्ट्र वंदना चौक के पास की है। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे ठेके के कर्मचारी युवकों पर लात घूंसों से वार कर रहे हैं। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। ओवर रेट वसूलने को लेकर यह भिड़ंत हो गई। ये बागपत का मामला है, कोतवाली थाना इलाके का। ठेके के कर्मचारियों ने 2 युवकों पर हमला बोल दिया और अब इसका वीडियो वायरल हो चुका है। ठेके के कर्मचारी पर युवकों ने लात घूंसों से हमला बोला। साफ साफ दिख रहा है इस वीडियो में। ओवर रेट वसूलने का मामला है। राष्ट्र वंदना चौक के पास की तस्वीरें हैं। तो ये बागपत का वीडियो, ठेके के पास ये मारपीट। इधर अमेठी में दबंगों पर लगाम लगाने में पुलिस नाकाम ही साबित हुई है। 4 दिन पहले बाइक सवार दबंगों ने पहले एक युवक का अपहरण किया, फिर गांव से दूर ले जाकर बीच सड़क पर लाठी डंडों और लात घूंसों से इस युवक की पिटाई की। दहशत फैलाने के लिए दबंगों ने पूरी घटना का रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। युवक की तहरीर पर पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया है और उनकी तलाश शुरू की। अमेठी का मामला, दबंगों ने युवक का अपहरण किया, बंधक बनाकर उसको मारा पीटा और दहशत फैलाने के लिए इसका वीडियो भी वायरल कर दिया। ये देखिए आप, इनका बेखौफ होना देखिए आप, इनकी दबंगई देखिए आप, इनका निडर होना आप देखिए। इन्हें कानून का कोई डर नहीं। पहले तो ये मारपीट करते हैं, बंधक बनाकर, अपहरण करके, और उसके बाद उस मारपीट का वीडियो वायरल करते हैं। युवक ने तहरीर दी है, पुलिस ने 5 लोगों को नामजद किया है और उसके बाद मुकदमा दर्ज करके इन 5 आरोपी युवकों की तलाश शुरू कर दी गई। यह अमेठी का मामला है। अगली खबर बिजनौर से है। मोबाइल टावर पर चढ़कर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा नजर आया है। वहां पर युवक को टावर से उतारने के लिए पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। टावर पर चढ़े युवक को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई वहां पर। थाना कोतवाली और शहर बिजनौर के जाटान इलाके का यह सारा मामला है। टावर पर चढ़े युवक को नीचे उतारने के प्रयास जारी। ये देखिए आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मोबाइल टावर पर चढ़कर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा आप देखिए।
थाना कोतवाली शहर बिजनौर के जाटानी इलाके का सारा मामला है। और अब आगे बढ़ते हैं। नोएडा से खबर है, पुलिस से बचने के लिए सिक्योरिटी इंचार्ज को टक्कर मारी। सिक्योरिटी इंचार्ज घायल हुआ है। थाना 113 इलाके का मामला है। टक्कर मारने वाला सोसाइटी निवासी नीरज एक कंपनी में जनरल मैनेजर है और साथ में काम करने वाली महिला ने इस मामले में रेप की FIR दर्ज कराई है। रेप के आरोप में पकड़ने आई थी पुलिस। सेक्टर 120 स्थित आम्रपाली जोडियक सोसाइटी का मामला ये देखिए। गिरफ्तारी से बचने के लिए सोसाइटी निवासी नीरज, जो कि एक कंपनी में GM है, सिक्योरिटी गार्ड को टक्कर मारते हुए बाहर निकल गया। रेप के आरोप में पकड़ने गई थी पुलिस और उसके बाद बचने के लिए देखिए, सिक्योरिटी गार्ड को टक्कर मारते हुए निकल गया। साथ में काम करने वाली महिला ने उस पर रेप की FIR दर्ज कराई थी। पुलिस पहुंची थी, लेकिन सिक्योरिटी इंचार्ज को टक्कर मारते हुए ये आरोपी फरार वहां से। ये सेक्टर 120 में मौजूद आम्रपाली की जोडियक सोसाइटी का मामला है। क्या हुआ देख सकते हैं आप इस CCTV फुटेज में। पुलिस पकड़ने गई दहशत में और गिरफ्तारी से बचने के लिए गार्ड को कुचलता हुआ ये आरोपी वहां से ऐसे भागा, जैसा कि आप देख रहे हैं। रेप का आरोपी है ये और गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग खड़ा हुआ सिक्योरिटी गार्ड को कुचलते हुए। साथी महिला जो कि काम करती है साथ में, उसने इस पर रेप की FIR दर्ज कराई। GM है ये कंपनी। और देखिए उसके बाद क्या हुआ। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से। ज्ञानवापी के कथित शिवलिंग के संरक्षण के मामले से जुड़ी है। संरक्षण के आदेश को जारी रखने की मांग पर कल सुनवाई होगी। जी, 11 नवंबर को दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में कथित शिवलिंग के संरक्षण की सीमा को बढ़ाने की मांग, समय सीमा को बढ़ाने की इस याचिका में मांग की गई है और इस पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आश्वस्त किया था कि हम जब तक ये सीमा समाप्त होगी उससे पहले एक बार सुनवाई जरूर करेंगे, हिंदू पक्ष की बात जरूर सुनेंगे। और हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अविनाश, कल होने वाली सुनवाई के बारे में और विस्तार से बताएं। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो जिस तरीके से वाराणसी में जब कोर्ट का सर्वे हुआ था और कोर्ट के सर्वे के बाद जिस तरीके से वहां पे तथाकथित शिवलिंग की बात सामने आई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके संरक्षण का आदेश जिलाधिकारी वाराणसी को दिया था। इसकी जो समय सीमा है वो 12 नवंबर को समाप्त हो रही है। इसके पहले अगर बात करें तो हिंदू पक्ष ने वाराणसी की निचली अदालत में भी उस शिवलिंग के संरक्षण को लेकर के याचिका दायर की थी, जिस पर वाराणसी की जो निचली अदालत है उसने याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लाया गया। आज सुप्रीम कोर्ट में अगर बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के सामने पूरा मामला रखा गया, क्योंकि जब ये आदेश संरक्षित करने का दिया गया था तो उस वक्त जो जज थे वो DY चंद्रचूड़ ही थे। अब चूंकि वो चीफ जस्टिस बन गए तो एक नई बेंच का वो गठन करेंगे जिसमें नए जज होंगे। यही बात जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कही है कि कल वो एक नई बेंच का गठन कर देंगे, इसमें नए जज होंगे और इस पूरे मामले की वो सुनवाई करेगी। कल दोपहर 3 बजे का वक्त CBI ने दे दिया है, जो कि नई बेंच के सामने इस पूरे मामले की सुनवाई होगी कि संरक्षित करना है शिवलिंग को या फिर आगे किस तरीके से उससे बढ़ना है। इन तमाम सारी चीजों को लेकर के कल दलीलें रखी जाएगी और कल सुप्रीम कोर्ट का इसमें निर्णय आएगा, क्योंकि परसों जिस तरीके से वो आदेश खत्म हो रहा है, इसीलिए कल ही इस पूरे मामले पर निर्णय आ जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका अविनाश। तो कल दोपहर 3 बजे एक नई बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी कि शिवलिंग, कथित शिवलिंग को जिसका दावा है उसको संरक्षित आगे रखना है या नहीं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि आपका चहेता चैनल ABP गंगा इस हफ्ते की बार्क रेटिंग में नंबर 1 की पोजीशन पर है। नंबर 1 चैनल आपके प्यार ने, आपके स्नेह ने ABP गंगा को बनाया है फिर से, और इसके लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने वो तमाम प्रयास किए, वो सारे प्रयास किए जिससे कि आप तक हर जरूरी खबर पहुंचे, उसके तमाम पहलू हम आपको दिखाएं, ग्राउंड से रिपोर्ट दिखाएं, उससे जरूरी जानकारियां आपसे साझा करें, और आपने हमारे इन प्रयासों को सराहा है। ABP गंगा फिर से बार्क की रेटिंग में नंबर 1, और इसके लिए आप तमाम दर्शकों का, ABP गंगा के दर्शकों का, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया में जो भी ABP गंगा को देख रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से ABP गंगा बना है नंबर 1 चैनल बार्क की रेटिंग में। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। यूपी उत्तराखंड के दर्शकों ने अपने स्नेह से ABP गंगा को फिर से एक बार बार्क की रेटिंग में नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का। 1 नंबर पर फिर से काबिज ABP गंगा।
हमारे तमाम प्रयास आप तक सटीक खबर पहुंचाने के, सही खबर पहुंचाने के, पूरी खबर पहुंचाने के, हर पहलू दिखाने के, पक्ष विपक्ष सभी की बात दिखाने के, पहुंचाने के, उन प्रयासों को आपने सराहा है, आपने उसको प्यार दिया है, आपने उसका अभिनंदन किया है और वो दिख रहा है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है बार्क की इस हफ्ते की रेटिंग में। और एबीपी गंगा फिर से एक बार नंबर 1 की पायदान पर। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी उत्तराखंड के दर्शकों का बहुत धन्यवाद। एबीपी गंगा फिर से बार्क की रेटिंग में नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, कानपुर से खबर है। न्यू आजाद नगर चौकी में चोरी की खबर है। चौकी से चोर ले गए सरकारी पिस्तौल और कारतूस। जी, चौकी में ही चौकी प्रभारी के सोते रहने के दौरान यह घटना घटी। दरोगा की सरकारी पिस्तौल, कारतूस और कपड़े के बॉक्स की चोरी हो गई। चौकी प्रभारी सुधाकर पांडे सस्पेंड कर दिए गए। चौकी में ही चौकी प्रभारी के सोते रहने के दौरान यह सब कुछ हुआ है। रतीश त्रिवेदी हमारे साथ। रतीश, ये तो बहुत ही शर्मनाक है। शर्मनाक है और आप इससे समझ सकते हैं कि पुलिस कितनी विजिल है, कितनी जागरूक है और कितनी सतर्क है। जो बदमाश है, जो आपराधिक तत्व हैं, जो चोर हैं, उनको उन पर रोकथाम लगाने के लिए बिदनू थाना पड़ता है कानपुर में। न्यू आजाद नगर चौकी का ये मामला है, जहां पर चौकी प्रभारी सुधाकर पांडे हैं और इनकी सरकारी पिस्टल, कारतूस और कपड़े का बॉक्स चोर बड़े आराम से चुरा कर ले गए। चौकी प्रभारी सोते रह गए। ऐसे में समझा जा सकता है कि जब चौकी से चोरी हो रही है तो घरों का क्या हाल होगा और कानपुर पुलिस के दावों का क्या हाल होगा कि कानपुर पुलिस से दावे करती है कि लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से बरकरार रखा जाएगा, लेकिन न्यू आजाद नगर चौकी में जो घटना घटी है उसके बाद से सवाल उठ खड़े हुए। हालांकि फौरी तौर पर चौकी प्रभारी को सस्पेंड भी कर दिया गया है। जी, जिस दौरान ये हुआ उस दौरान चौकी प्रभारी के अलावा क्या कोई और पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद नहीं था? रतीश, देखिए, चौकी पर तमाम लोग मौजूद थे और कुछ शिकायतकर्ता भी, जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि जो शिकायतकर्ता थे वो भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन चौकी प्रभारी सो रहे थे। ये बात निकल करके सामने आई है और उसी वक्त ये चोरी की घटना घटी है। तो काफी शर्मनाक कही जा सकती है और पुलिस के इकबाल पर भी सवाल उठाने वाली ये घटना है। जी, धन्यवाद आपका रतीश। तो इस पर एक्शन भी हुआ है। चौकी में ही चौकी प्रभारी के सोते रहने के दौरान ये जो चोरी हुई है, इसमें चौकी प्रभारी सुधाकर पांडे सस्पेंड कर दिए गए। घटना हुई है, चौकी इंचार्ज रात में वहीं पर थे और इस चोरी में उनका सरकारी पिस्टल, 10 कारतूस मिसिंग है। इस संदर्भ में थाना बिदनू पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और डॉग स्क्वाड, फोरेंसिक टीम और समस्त टीमें इस पे कार्रवाई कर रही हैं। अगली बड़ी खबर कानपुर से है। वहां पर इरफान सोलंकी और भाई रिजवान से जुड़ी बड़ी खबर अब आपको दे रहे हैं। इरफान सोलंकी अपने भाई रिजवान के साथ बहुत जल्दी ही सरेंडर कर सकते हैं। पुलिस अब तक दोनों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। दोनों पर घर जलाने और पीड़िता को धमकाने का आरोप है। भाई रिजवान के साथ सरेंडर कर सकते हैं इरफान सोलंकी, जो कि विधायक हैं और चौथी बार विधायक हैं कानपुर में समाजवादी पार्टी के। उन पर महिला का घर जलाने और दबंगई करने का आरोप है। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है, इसलिए बहुत जल्द अपने भाई के साथ इरफान सोलंकी सरेंडर कर सकते हैं। अभी तक पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। चलिए आपको सीधा कानपुर ही लिए चलते हैं और ज्यादा मालूमात हासिल करते हैं। ताजा अपडेट्स के लिए रतीश त्रिवेदी का रुख करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता। रतीश, क्या जानकारी मिल रही है आपको इस सरेंडर के बारे में? देखिए, कल से ही प्रयास शुरू हो गया था जब ये सामने बात आई थी कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं इरफान सोलंकी और वो रिजवान सोलंकी, उनके भाई दोनों सरेंडर कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस लगातार 8 टीमें पुलिस की कानपुर पुलिस कमिश्नर ने बनाई हैं जो दोनों की तलाश कर रही हैं। सोमवार रात को जो घटना हुई उसके बाद से ही इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी का नाम सामने आया था और उसके बाद एक दिन लग गया तहरीर के बाद, पीड़ित की तहरीर के बाद मुकदमा दर्ज करने में। 506, 327 जैसी धाराओं पे 147, 48, 49 इन तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और उसके बाद रात में 3 बजे दबिश दी गई। लेकिन इरफान और उनके भाई रिजवान फरार हो गए और अभी भी फरार हैं। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कुछ ही देर में या कुछ देर बाद इरफान सोलंकी अपने भाई रिजवान के साथ सरेंडर कर सकते हैं। सरेंडर के लिए अपने वकीलों से वो
राय मशवरा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न लगता है कानपुर पुलिस पर कि इरफान सोलंकी कानपुर से निकलकर यानी पुलिस की आंखों से नूर चुराते हुए लखनऊ पहुंच गए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंच गए। कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से मुलाकात की, मीडिया को इंटरव्यूज दिए, बाइट दी और उसके बाद भी बिना किसी कोऑर्डिनेशन के कानपुर पुलिस ने अगर लखनऊ पुलिस से कोऑर्डिनेशन किया होता तो इरफान को गिरफ्तार किया जा सकता था, क्योंकि धाराएं इतनी संगीन लगी हुई हैं, इतनी गंभीर धाराएं लगी हैं जिसमें इमीडिएट गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये तमाम ऐसी धाराएं हैं, 506 है, 327 है, ये ऐसी धाराएं हैं जिनमें 10 साल तक की सजा है और तमाम प्रावधान हैं। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं और पुलिस अभी तक न तो इरफान को और न ही रिजवान को पकड़ पाई है। 6 मुकदमे समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी पर दर्ज हैं, उनके भाई रिजवान सोलंकी पर 3 मुकदमे दर्ज हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि रिजवान उन्नाव जिले यानी पड़ोसी कानपुर के पड़ोसी जिले से भू माफिया रजिस्टर्ड है, भू माफिया घोषित है। 2017 में ही भू माफिया रिजवान को घोषित कर दिया गया था। तमाम बातें निकल करके सामने आती हैं, तमाम छुप जाती हैं, लेकिन ये बात सबको मालूम है कानपुर और आसपास के रहने वाले लोगों को कि प्रॉपर्टी के धंधे में ये दोनों भाई इन्वॉल्व रहते हैं। रिजवान ज्यादातर और विवादित प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में कुछ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है। लेकिन उस वक्त बड़ा चौंकने वाला खुलासा हुआ था जब कानपुर हिंसा 3 जून को कानपुर में हुई और उसके बाद हमराज कंस्ट्रक्शंस में इरफान की पत्नी नसीम का इन्वॉल्वमेंट आया, यानी उस कंपनी में नसीम एज ए डायरेक्टर शामिल थी। ये वही कंपनी है जो कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हाजी वसी की कंपनी है, जो वसी अभी सलाखों के पीछे है। तो कुल मिलाकर के हमेशा विवादों में रहने वाले इरफान सोलंकी फिलहाल पुलिस की नजरों से दूर हैं और ये कहा जा रहा है, जो हमारे सूत्र भी बता रहे हैं कि इरफान सोलंकी अपने भाई के साथ वकीलों से राय मशवरे के बाद सरेंडर कर सकते हैं कोर्ट में। लेकिन ये वक्त कब होगा ये अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं है। लेकिन सरेंडर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऐसी धाराएं लगाई गई हैं 506 और 327 जो इमीडिएट गिरफ्तारी की होती हैं। लेकिन कानपुर पुलिस की हीला वाली भी इसमें सामने आ रही, क्योंकि इरफान सोलंकी मजे से लखनऊ में रहे, लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपनी पार्टी की मुलाकात की, मीडिया को बाइट्स दी, लेकिन फिर भी इरफान सोलंकी अभी फरार हैं। उनके दोनों नंबर गायब हैं। हालांकि बीच में नंबर शुरू भी हुए थे, हमको भी अपनी बाइट जारी की थी, बयान जारी किया था, लोकेशन ट्रेस की जा सकती थी, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं। जी ठीक है रतीश, बहुत धन्यवाद आपका, आप नजर बना के रखिए। आप कह रहे हैं कि सरेंडर कर सकते हैं कोर्ट में इरफान सोलंकी अपने भाई रिजवान सोलंकी के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।